नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको परमेबिलिटी और सीपेज एनालिसिस से रिलेटेड टोटल 25 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और इसमें आपको क्ले मिनरल और क्ले स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और सोयल मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप सोयल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। If the specific gravity of soil represented by G and void ratio is E, the hydraulic gradient I is expressed as, यानी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी G हो, वाइड रेशियो E हो, तो I को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला होता है G-1/1 + E। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फार्मूला तो यही होता है, और इसमें अगर हम E की वो वैल्यू रखें जो इसका पोरोसिटी के साथ रिलेशन होता है, तो ये निकल के आ जाएगा सॉल्व करने के बाद I = G-1 × 1 - n। दोनों फार्मूला आपको ध्यान होने चाहिए, दोनों डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं जैसे इस सवाल में पूछा जा रहा है, और इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें G के साथ अगर E की वैल्यू दे रखी है या N की दे रखी है तो आप दोनों में से कोई सा फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, तब वहाँ पर आपको ये कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोयल वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कहाँ से आया है। तो एक्चुअली ये एक फार्मूला है एलन हेजन फार्मूला, और इसमें परमेबिलिटी का एक फार्मूला है जिसमें इफ़ेक्टिव साइज़ पे डिपेंड करता है, बेसिकली उसके स्क्वायर पे करता है। सी इसमें एक कांस्टेंट होता है, सेप कांस्टेंट, और D10 आप जानते हैं इफ़ेक्टिव साइज़ होता है, तो उसका स्क्वायर पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, D10⁻²। और ये आपको ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इसमें जो सी है सेप कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है अलग अलग होती है, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो अलग एक ही होगी, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, उससे जब क्वेश्चन करेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। फॉर अ ग्रैनुलर सॉयल विद इंक्रीजिंग वाइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, या कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो क्रिटिकल हो जाता है, वो भी एक केस आता है, कंडीशन होती है एक क्विकसैंड की, वहाँ पर ICR जो है वो उसके बराबर होता है। आगे उसकी बात करेंगे हम वैसे, पर यहाँ पर आप इतना समझिए कि जो फार्मूला था अभी जनरल फार्मूला I बराबर, इसी में हम आप CR लगा देते हैं, और G-1 था और 1 + E था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइड रेशियो अगर बढ़ाया जाए तो I पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं E बढ़ेगा तो I घटेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये डिक्रीज़ करेगा। The total natural and effective vertical stresses in ton/m² at a depth of 5 meter below the surface of a fully saturated soil deposit with a saturated density of 2 ton/m³ would respectively be। डेप्थ दे रखी है जिसको हम H से दिखाते हैं, और 3 स्ट्रेसेस आपसे पूछ रखी हैं जो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं, और सैचुरेटेड डेंसिटी दे रखी है। तो जैसे आपको ये डेंसिटी दे रखी है, इसकी मदद से टोटल स्ट्रेस निकल जाएगी। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए, जो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो टॉप में लिखी हुई हैं, और उन्हीं दोनों की मदद से हम पहले टोटल स्ट्रेस निकाल लेंगे। वैसे टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला γ/B × H होता है, यानी बल्क यूनिट वेट इंटू H जो डेप्थ होती है। पर यहाँ पर क्योंकि जो सैंपल है वो फुली सैचुरेटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सैचुरेटेड ही लिखेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 टन/m³। ये आई टोटल स्ट्रेस। फिर जो पोर वाटर प्रेशर होता है ये U से दिखाया जाता है, और दो चीज़ों का सम होता है जनरली, UH + UE। H होता है इसमें हाइड्रोस्टेटिक और E होता है एक्सेस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्सेस का केस नहीं है, तो ये टर्म तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी UE वाली, पर जो UH है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगेन उसको हम γW × H से निकालते हैं, जैसे ऊपर वाला γ_sat × H था। अब γW इसमें वाटर का यूनिट वेट है जो हम 1 कंसीडर करेंगे, और H वही 5 लेंगे जो दे रखी है। तो पोर वाटर प्रेशर जो है यहाँ पर 5 + 0 बन जाएगा 5 टन/m³। ऑलराइट, और अब इन दोनों की मदद से हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव जो है इन्हीं का डिफरेंस होता है, और टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर से निकाला जाता है। तो ये 5 निकल के आ जाएगा, 10 - 5, और ये जो पोर वाटर प्रेशर है इसी को यहाँ पर नेचुरल लिखा हुआ है, वो उसका दूसरा नाम होता है।
तो हमने देखा टोटल इसमें सबसे पहले 10 आया था, फिर पोर वाटर वाला 5 आया, फिर इफेक्टिव वाला 5 आया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्विक सैंड इज अ टाइप ऑफ सैंड, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्विक सैंड क्या होती है? देखिए टाइप ऑफ सैंड नहीं होती है, इसीलिए पहला ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि वो लगता है कि उसका एक टाइप हो सकता है, पर असल में वो एक कंडीशन होती है। देखिए व्हेन फ्लो टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, सीपेज प्रेशर ऑल्सो एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। फ्लो जब ऊपर जाता है, कैपिलरी एक्शन बोल लीजिए, परमेबिलिटी बोल लीजिए, तो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती है। अब आप की पॉइंट्स पकड़िए, अगर सीपेज प्रेशर जो है वो सबमर्ज्ड वेट के बराबर हो जाए, सोयल मास के सबमर्ज्ड वेट के, यानी पानी में डुबोने पर जो उसका वेट आता है, तो उस केस में जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो है कम होती है और जीरो की ओर अग्रसर हो जाती है। उस केस में, इन सच केस, जो कोहेजन लेस सॉइल होती हैं, वैसे तो सॉइल लिखा हुआ है पर स्पेसिफिकली जो कोहेजन लेस सॉइल होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी शेयर स्ट्रेंथ को लूज़ कर देती हैं और एक ऐसी टेंडेंसी बना देती हैं कि पानी के साथ फ्लो करने लग जाती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। ठीक है, ये कब होता है? जब सीपेज प्रेशर सबमर्ज्ड वेट के बराबर हो जाता है। ऑलराइट, अब इसको अगर हम, ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया, थ्योरेटिकल अप्रोच थी ये। अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच देखें तो उसमें जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था, उसमें अगर आई की वैल्यू ICR से कम है, क्रिटिकल से कम है, तो सेफ कंडीशन होती है, पर जैसे ही वो उसके बराबर होता है वैसे ही क्विक सैंड कंडीशन अकर कर जाती है और फिर वो पूरा का पूरा जो है सैंपल सेफ नहीं माना जाता है, ये जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्विक सैंड कंडीशन बनी रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंडीशन है, फ्लो कंडीशन, जो कि किस तरह की सॉइल में आती है? कोहेजन लेस सॉइल में आती है। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, तो सैंड पार्टिकल्स किससे बने होते हैं? क्योलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट क्ले स्ट्रक्चर होते हैं ये, पर सैंड जो बनता है वो क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार से बनता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिर्फ क्वार्ट्ज दे रखा है उन्होंने। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन अ सैंपल ऑफ मीडियम सैंड वाज टेस्टेड इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर सॉरी। क्या क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे रखा है 10, और डिस्चार्ज कलेक्टेड दे रखा है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बतानी है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, वैसे तो हम कांस्टेंट हेड का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा ये करते हैं कि आई की जगह पे H/L रख देते हैं और थोड़ा उसमें से K निकाल देते हैं जब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पर हमें आई बराबर फर्दर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई हमें डायरेक्ट दे रखा है, सिर्फ हमें K को एक तरफ करना है जो पूछा है। अब बाकी 3 चीज़ें एक तरफ कर दीजिए जो दे रखी हैं, डिस्चार्ज, आई, ए, एरिया वगैरह सब दे रखा है, और इसमें सेंटीमीटर में ही दे रखी हैं चीज़ें, एरिया भी सेंटीमीटर में था, आई भी इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर निकल के आ जाएगा 1/100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अब जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में है, तो एक 100 से डिवाइड और कर दीजिए। तो ऑलरेडी ये 10 की पावर -2 था, तो बन जाएगा 10 की पावर -4। बेसिक फार्मूला है जो परमेबिलिटी का हम पढ़ते हैं, Q बराबर KI, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। A loose uniform sand with rounded grains has effective grain size of 0.05 centimeter. Coefficient of permeability of sand is। अब देखिए इफेक्टिव ग्रेन साइज दे रखा है और परमेबिलिटी पूछी हुई है, तो एलन हेजन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। बस सी नहीं दे रखा है, तो आप सी के बारे में थोड़ा और सुन लीजिए। जो ये सेफ फैक्टर है कांस्टेंट, ये अलग अलग चीज़ों के लिए वैसे तो अलग अलग होता है। जनरली जो इसकी वैल्यू वेरी करती है वो 90 से लेके 120 तक करती है। तो अगर आपको ये वैल्यू सवाल में दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो आप इसको 100 अज्यूम कर सकते हैं। जनरली 90 to 120 होता है, पर 100 अज्यूम किया जाता है अगर ना दे रखा हो, तो वही हमने यहाँ पर किया, 100 अज्यूम किया, D10 की जगह वो रखा जो दिया हुआ है और सॉल्व करके निकाल लिया, तो आंसर आ गया 0.25। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। In the flow over length of 50 meter, the head loss of 6 meter occurred due to seepage. The hydraulic gradient is given by। तो hydraulic gradient I बराबर अभी हमने देखा था H/L होता है। हेड लॉस इसमें दे रखा है 6 और L दे रखी है लेंथ 50 मीटर। 6/50 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.12।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट सीट इन क्ले मिनरल। तो क्योलिनाइट में क्ले मिनरल की बात कर रहा है। देखिए जो 3 क्ले मिनरल हम जनरली पढ़ते हैं, क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, उन तीनों में सिलिका गिब्साइट सीट के बीच में कुछ बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से वो बंधे होते हैं। तो ये रहे वो तीनों। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो क्योलिनाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बीच में। उसके बाद बीच में मोंटमोरिलोनाइट है जिसमें वांडरवाल फोर्सेस होते हैं बीच में, फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने। और उसके बाद आखिरी में इलाइट का है जिसमें पोटेशियम आयन होता है। तीनों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का पूछा हुआ है। ऑलराइट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। Falling head permeability test is carried out on a soil specimen having cross-sectional area of 60 square centimeter and height of 15 centimeter. The water level in the standpipe of dia of 0.5 centimeter drops from 100 centimeter to 40 centimeter in half an hour. What is the coefficient of permeability? देखिए परमेबिलिटी का एनालिसिस जब हम करते हैं तो 2 मेथड पढ़ते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। तो कांस्टेंट हेड का तो वही था जो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, वो काफ़ी सिंपल था। उसमें हम Q बराबर KIA लगा सकते हैं या I की जगह H/L रख सकते हैं। पर जो फॉलिंग हेड का मेथड है, इसमें थोड़ा फार्मूला लेंथी निकल के आता है, प्रॉपर डेरिवेशन होता है उसका, पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ फार्मूला ध्यान होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो देखिए समझ लीजिए इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या दे रखी है। फार्मूला दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। सबसे टॉप में आप फार्मूला देख सकते हैं, परमेबिलिटी बराबर, देखिए 2.303 आया है क्योंकि हमने log E को log 10 में बदल दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं AL/AT लिखा हुआ है और आगे log H1/H2 लिखा हुआ है। जो ये H1 H2 है ये तो वहाँ पे ड्रॉप बताता है कि कितने से कितने का ड्रॉप हुआ, ठीक। उसके बाद L यहाँ पे लेंथ है, T यहाँ पे टाइम है, और ये जो 2 एरिया आपको दिख रहे हैं इनको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब देखिए जो कैपिटल A है वो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बताता है सोइल स्पेसिमेन का। अगर आपने सर्कुलर लिया है, रेक्टेंगुलर लिया है, जैसा भी लिया है वो आपको दे रखा है। तो ये कैपिटल A दे रखा है यहाँ पर 60, और जो हाइट दे रखी है उसी को लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो L की जगह ये आ जाएगा। इसके अलावा जो स्मॉल a था वो निकलता है जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो पाइप का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है तो ठीक है, अगर इसमें डाया भी दे रखा है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया कि जो ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे कितने से कितने पे आ रहा है, तो H1 से लेकर H2 तक आएगा, ये वैल्यूज़ ये हो जाएंगी। और टाइम यहाँ पे हाफ एन आवर दिया हुआ है तो इसको सेकंड में बदल देंगे। आंसर इसमें हमें सेंटीमीटर में ही पूछा हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में ही है, तो हम इनको एज इट इज़ रखेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए फॉर्मूले के नीचे कैपिटल A हो गया 60 और स्मॉल a डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, डाया दिया हुआ था, तो हम सर्कल का फार्मूला लगा लेंगे, वो आ जाएगा 0.196। फिर उसके बाद हाइट जो 15 सेंटीमीटर थी वो L हो जाएगा, टाइम 30 मिनट्स था तो 1800 सेकंड हो जाएगा, ड्रॉप 100 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर का हो रहा था, तो वो आ जाएंगे H1 H2। सारी चीज़ों को आप रखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने सॉल्व नहीं किया है, बस डायरेक्ट आंसर लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे ये समझाना था कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2.49 के समथिंग, ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और सवाल है इसके जैसा, उसको भी देख लेंगे। इफ़ द वाइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर अ सोयल इज़ 0.5 एंड 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी। रिलेशन होता है इन तीनों में, सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी और वाइड रेशियो में। सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई वाइड रेशियो, सॉरी पोरोसिटी होता है, दोबारा सुन लीजिए, सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। यहाँ पर वाइड रेशियो दिया हुआ है तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में मैंने बताया था रिलेशन होता है, कहाँ से आता है वो वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ से पोरोसिटी निकाल लेंगे और फिर उसको पुट कर लेंगे। बेहतर होगा हम इसको 1/3 की फॉर्म में ही लिखें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा।
तो इस सीपेज वेलोसिटी आ जाएगी 18 × 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉयल इज़। तो ब्लैक कॉटन सॉयल जो होती है उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग जो है ये ज़्यादा होती है और सॉइल्स के मुकाबले, और वो होता है मोंटमोरेलोनाइट की वजह से, क्योंकि उसका जो क्ले स्ट्रक्चर होता है वो मोंटमोरेलोनाइट टाइप का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर द हेड लॉस। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था ये आई बराबर क्या होता है, H/L, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, इसलिए दोबारा क्वेश्चन डाल दिया है। तो 5/30 हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 0.167। ठीक, चलिए, ये एक और सवाल है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी का, तो अब इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब इसमें आपको सीधा की पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, एक तो हमने वहाँ पर देखा था कि टाइम दे रखा होता है, ठीक है, टी होता है फॉर्मूले में, तो इसमें 3 घंटे का टाइम दे रखा है, तो इसको हम सेकंड में बदल देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जो ड्रॉप होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए इनिशियल हेड जो है पहले इतना था, फिर ड्रॉप होके इतना हो गया, तो H1 और H2 का काम ये कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम यूनिट में हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको पाइप का डाया दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो इससे हमें स्मॉल a निकलेगा। ठीक, फिर उसके बाद सॉइल स्पेसिमेन का डाया दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो उससे कैपिटल A निकल जाएगा, और जो लेंथ है वो भी साथ में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो कुछ इस तरह से था, AL/AT, और आगे लॉग वाली टर्म थी। तो लॉग वाली टर्म तो देखो आपस में वहाँ पे आप H1/H2 करेंगे तो ठीक है, इनका MM वहीं पे कैंसिल हो जाता है, और बाकी ये जो 4 चीज़ें हैं इनमें से T तो आप अलग ही रख सकते हैं, क्योंकि सेकंड तो होगा ही, सेकंड तो फिर फाइनल जो आंसर आता है उसमें आता ही है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, स्मॉल a, कैपिटल L और कैपिटल A, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप चाहें तो सीधा इनकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रख सकते हैं, तो आंसर हमें फिर सेंटीमीटर में मिल जाएगा, और अगर शुरू में ही कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर MM में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको ये समझा रहा था कि ये पोर्शन अलग रखा जा सकता है या लॉग वाला अलग रखा जा सकता है, एक जैसे यूनिट ना भी करें तो चल जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन, टाइम को पहले सेकंड में बदल दिया है, H1 H2 लिख दिया एज इट इज़। एरिया जो दोनों थे स्मॉल a और कैपिटल A, दोनों को मैंने बदल दिया है MM में, यानी आंसर हमारा अपने आप ही अब MM में आ जाएगा। L यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, वो भी MM में बदल दिया है, वो अब बदलना ही होगा, जब एक चीज़ बदलेगी तो सब बदलेंगी यहाँ पर। फिर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, log 100 हो जाएगा 2, यहाँ से जब कैंसिल करेंगे log 35 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 होता है, एग्ज़ाम में आप इस तरह से कर सकते हैं इसे, और ओवरऑल ये निकल के आ जाएगा 5.31 × 10⁻⁻5 mm/सेकेंड में अपने आप ही आ जाएगा अब। ठीक है, टाइम हम सेकंड में बदल चुके थे और सारी डायमेंशन MM में थी, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सबसे सही हो जाएगा। A strata of 3.5 mm thick fine sand has a wide ratio of 0.7 and G of 2.7, यानी specific gravity. For a quicksand condition to develop in this strata, the water flowing in upward direction would require a head of. देखिए, यहाँ पर आपको वाइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, G और E अगर आप दे रखे हों तो इनकी मदद से I निकल सकता है, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन था यही मैंने आपको बताया था। अगर I मिल गया तो उसके बाद जो हमें यहाँ पर हेड पूछा हुआ है वो निकल सकता है, I बराबर H/L होता है, तो I निकल गया यहाँ से, L हमें दे रखा है, L का मतलब यहाँ पे हाइट से होता है, तो वो थिकनेस यहाँ पे दे रखी है। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए, G और E जो दे रखा था उनकी वैल्यूज़ पुट करी, वहाँ से ICR निकल गया, 1 निकल गया, और I बराबर होता है H/L, वहाँ से H हो जाएगा I × L, L की जगह मैंने बताया 3.5 रख देंगे, I 1 आ गया है, तो जो हेड है यहाँ पे वो निकल के आ जाएगा 3.5 मीटर। ठीक है, द सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन क्ले डिपॉजिट इज़। तो देखिए, 2 तरह के डिपॉजिट जो हैं उनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं यहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्ले डिपॉजिट का जो है वो फ्लोक्यूलेटेड टाइप का होगा, और सिल्ट डिपॉजिट का हनीकॉम्ब टाइप का होगा। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, हेक्सागोनल बनता है उसमें।
If the saturated density of a given soil is 2.1 ton per meter square, then the total stress and effective stress of a saturated soil strata या stratum at a depth of 4 मीटर will be। अब अगेन ये सवाल मैंने आपको कराया था अभी इसके जैसा, तो डेप्थ जो है 4 मीटर दे रखी है, ये एच का काम करेगा, और आपको सैचुरेटेड डेंसिटी दे रखी है, वापस वही गामा सैचुरेटेड दे रखा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से। देखिए अगर आपको फॉर्मूले वगैरह मालूम हो तो क्वेश्चन किए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, मतलब जल्दी किए जा सकते हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। टोटल सबसे पहले टोटल और इफेक्टिव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, टोटल और इफेक्टिव, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2.1 इंटू 4, तो 8.4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और उसके बाद इफेक्टिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको सीधा। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इफेक्टिव में क्या करेंगे, गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 होगा, तो ये 4 आ जाएगा। और इफेक्टिव निकालने के लिए दिस माइनस दिस करेंगे, टोटल माइनस और वाटर प्रेशर, तो अगेन ये निकल के आ जाएगा 4.4। तो ऑप्शन डी अपने आप ही यहाँ पे सही हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर, क्या होती है। तो देखिए एक फार्मूला और होता है परमेबिलिटी में, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें असल में गामा भी होता है और म्यू भी होता है। तो गामा यानी यूनिट वेट और म्यू यानी विस्कोसिटी, तो दोनों चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकती है परमेबिलिटी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्लो नेट का क्वेश्चन है, ए फ्लो नेट फॉर एन अर्थ डैम ऑन इम्परवियस फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लो चैनल्स and 15 equipotential drops. The full reservoir length is 15 meter above the downstream horizontal filter. Given that horizontal permeability is 9 into 10 raised to the power minus 6 meter per second and vertical permeability is 1 into 10 raised to the power minus 6 meter per second. सीपेज बताना है आपको, सीपेज क्वांटिटी कितनी हुई। देखिए 2 केस आते हैं जनरली जब हम सीपेज निकालते हैं क्यू से, जिसे हम दिखाते हैं। स्ट्रक्चर पे आता है वो, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए सीपेज डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो रहता तो सेम ही है दोनों केस में। केस बनते हैं एन आइसोट्रॉपिक से और आइसोट्रॉपिक से, दोनों के एक एक क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। एन आइसोट्रॉपिक में यहाँ पर के इक्विवेलेंट आ जाता है, जबकि आइसोट्रॉपिक में यहाँ पर सिर्फ के होता है। यानी अगर आइसोट्रॉपिक का क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ परमेबिलिटी दे रखी होगी और वो आपको यहाँ पर पुट करनी होगी। एन आइसोट्रॉपिक में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की अलग अलग परमेबिलिटी दे रखी होगी, जिनकी मदद से के इक्विवेलेंट निकलेगा, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। बाकी डेल्टा एच, एन एफ, एन डी ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या था, फ्लो चैनल, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ये जो था ये फ्लो चैनल है, 4 दे रखा है। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इसको मिटा देते हैं, फ्लो चैनल, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है, ये दे रखे हैं। जो डेप्थ थी वो 15 मीटर दे रखी थी। जो 2 अलग अलग परमेबिलिटी दे रखी हैं उनकी मदद से के इक्विवेलेंट निकलेगा इस फॉर्मूले से, रूट के एक्स इंटू के वाई से। 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और -6 पावर है तो -3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, बाकी चीज़ें जो दे रखी हैं एज इट इज़ सॉल्व करके आ जाएगा 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये केस था एन आइसोट्रॉपिक का। और राइट यहाँ पे ml पर सेकंड पर मीटर में दे रखा है, तो अप्रॉक्स आंसर जो है वो डी हो जाएगा यहाँ पे सबसे क्लोज, ठीक। वीडियो आपको ये शेयर करनी है व्हाट्सएप में अपने, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स होंगे सिविल इंजीनियरिंग के। ए यूनिफॉर्म सैंड स्ट्रेटा 2.5 mm थिक हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.62 एंड नेचुरल वाइड रेशियो ऑफ 0.62। अगेन वही सवाल आ गया। अब देखिए अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.62, वाइड रेशियो दे रखा है 0.62। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, G-1 होता है, तो 2.62 - 1 करेंगे, आई निकालने की बात हो रही है यहाँ पर। G-1 होता है ऊपर, तो इसमें से 1 लेस होगा तो 1.62 हो जाएगा। वाइड रेशियो में 1 ऐड होता है, 1 + E, तो इसमें 1 ऐड होगा तो अगेन वही आ जाएगा। फिर ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा 1, और फिर मैंने आपको बताया था I बराबर H/L, तो यहाँ से H बराबर क्या होगा I × L, I 1 है, L यहाँ पे 2.5 दे रखा है जो थिकनेस है, तो 2.5 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। इस सॉइल हैज़ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5 × 10 raised to the power -7 मीटर पर सेकेंड एंड अ वाइड रेशियो ऑफ
0.5। सीपेज वेलोसिटी बतानी है, फिर से वही सवाल है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी होता है। तो पहले आप पोरोसिटी से, आप यही पोरोसिटी पहले भी यही वाइड रेशो पहले भी दे रखा था, तो पोरोसिटी इतनी आई थी वहाँ पे, ठीक है। उसमें उस सवाल में यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 18 हो गया था, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फ्लोनेट ऑफ अ कॉपर डैम फाउंडेशन a flownet of a copper dam foundation has 6 flow channels and 18 equipotential drops. The head of water loss during seepage is 6 meter. If the coefficient of permeability of foundation is 4 into 10 raised to the power minus 5 meter per minute, तो सीपेज लॉस बताना है पर मीटर लेंथ में। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर परमेबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है तो वो फिर आइसोट्रॉपिक का केस हो जाएगा। बाकी NF ND आपको दे रखे हैं, डेल्टा H भी दे रखा है। तो आ जाइए सीधा सॉल्यूशन पे। जो चीज़ें दे रखी थी ऊपर लिखी हुई हैं, उनकी मदद से सीपेज डिस्चार्ज निकाल दिया गया है, जो कि निकल के आया है 8 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब देखिए मीटर में थी डायमेंशंस, जो डेल्टा एस था वो मीटर में था, जो के था वो मीटर पर मिनट में था, तो ये निकल के आ गया मीटर क्यूब पर मिनट यहाँ से। अब इसके बाद हमें जो आंसर है वो मीटर पर डे में देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको जो मिनट है उसको डे में कन्वर्ट कर देंगे वहाँ पे बस। तो आप देख सकते हैं 60 × 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया अभी 11.52 × 10⁻⁻2 मीटर क्यूब पर डे, ठीक। क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीफ्यूग या फिर एक्वीक्लूड। तो देखिए परमेबिलिटी और पोरोसिटी के आधार पर हम जो सॉइल्स होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्ले का है, ये एक्वीक्लूड की कैटेगरी में आता है। तो कुल मिला के देखिए, अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, अवेलेबल हैं वहाँ पे, अच्छी हैं, पोरोसिटी और परमेबिलिटी की बात हो रही है, अगर ये हाई है तो एक्वीफर वाली कैटेगरी में आ जाता है। जैसे सैंड होता है, सैंड में आपने देखा होगा पोर भी काफ़ी होते हैं, खुली होते हैं उसके पार्टिकल्स, परमेबल भी होती है, पानी डालो बहुत जल्दी उसमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो ये एक्वीफर के उसमें आता है। एक्वीटार्ड में सैंडी क्ले आती है, उसमें परमेबिलिटी तो कम होती है पर पोरोसिटी होती है, ठीक है, यानी वाइट्स उसमें होते हैं पर परमेबल थोड़ा कम होती है। फिर इसी तरह से एक्वीक्लीड में क्या होता है, जिसमें परमेबिलिटी कम होती है लेकिन पोरोसिटी होती है, एक्वीटार्ड का उल्टा हो जाता है। तो क्ले आता है उसमें, ये ऑप्शन क्ले वाला ये सही हो जाएगा। और एक्वीफ्यूग या एक्वीफ्यूज, इसमें रॉक आते हैं, इसमें ना तो इस तरह की मिट्टी यानी जिसमें ना तो परमेबिलिटी हो ना पोरोसिटी हो। तो आप जब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें टॉप में होते हैं ना बोल्डर, ग्रेवल वगैरह, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं फिर, क्योंकि वो ना तो परमेबल होती हैं ना उनमें ज़्यादा पोरोसिटी होती है। ऑलराइट, तो इन कैटेगरी के हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी सवाल, ए फ्लोनेट इज़ ड्रॉन टू ऑब्टेन। तो फ्लोनेट में क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करते हैं हम, तो देखिए उसमें परमेबिलिटी का एनालिसिस नहीं होता है, उसका कोई फार्मूला नहीं बताते हैं वहाँ पर, और बाकी चीज़ों का होता है। तो आप देख सकते हैं परमेबिलिटी पहले, दूसरे और आखिरी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर और जो सीपेज क्वांटिटी हम निकालते हैं, ये 3 चीज़ों का एनालिसिस फ्लो नेट में किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, ये थे 25 MCQs रिलेटेड टू परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस। वीडियो आपको शेयर करना है और कमेंट करके अपना फीडबैक देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।